गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से साइंस 2 के सब्जेक्ट के साथ आए हुए हैं। आज हम साइंस 2 का आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो है मियोसिस एंड माइटोसिस आपके सिलेबस में, आपके बुक में अच्छे तरीके से दिया नहीं है, इसलिए मैं इसे अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं बहुत ही अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको क्या लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। आपको आंसर कैसे बुक में लिखना है वो भी बताऊंगा। आप क्वेश्चन कैसे आएंगे पहले वो सुन लो। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आएगा, जो ज्यादा चांसेस है, जो आपके एक्सरसाइज के पीछे भी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस या तो माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देन सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है, सिग्निफिकेंस लिखने के लिए या शॉर्ट नोट लिखने के लिए मियोसिस एंड माइटोसिस का। जो मियोसिस तो थोड़ा बहुत आपके बुक में एक्सप्लेन किया है, पर माइटोसिस तो बिल्कुल भी माइटोसिस आपके बुक में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, पर मियोसिस तो बिल्कुल भी नहीं किया है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। अब माइटोसिस जो होता है वो कहाँ एप्लीकेबल है, मतलब कहाँ पे होता है हमारे बॉडी में, कहाँ पे माइटोसिस होता है। तो गाइस मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जब हम छोटे होते हैं, जब मम्मी हमें गोद में ऐसे कराती ना, ऐसे बोलती बाबू सो जा सो जा, तो हम बहुत ही छोटे होते हैं। धीरे धीरे हमारा ग्रोथ होता है मतलब सेल डिवीजन हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमारे बॉडी में सेल डिवीजन नहीं होता तो हम इतने बड़े नहीं हो पाते। तो जब सेल डिवाइड होता है तो ही हमारा ग्रोथ होता है। तो सेल डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? सेल डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, माइटोसिस। और अब जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हमारा बर्थ होता है तो क्या होता है, सब कुछ मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले माइटोसिस आज कंप्लीट करेंगे, देन हम सेकंड पार्ट हम क्या करेंगे, मियोसिस। नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा मियोसिस के ऊपर। अब मैं उसके पहले आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं। एक होता है सोमेटिक सेल और दूसरा जर्म सेल। सोमेटिक सेल मतलब जैसे कि अभी समझो आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, ये तो यहाँ पे अगर समझो ये बॉडी के अदर पार्ट्स, बॉडी के जितने भी पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, वहां पे कौन सा सेल है? सोमेटिक सेल है। बट जो गैमेट से रिलेट करेगा, अब गैमेट मतलब आपको पता, बहुत सारे लोग को होगा, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। तो गैमेट मतलब क्या होता है? जो स्पर्म होता है मेल में और फीमेल में एग सेल होता है। अभी आपको स्पर्म का भी मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो वो भी मैं आपको समझा के दूंगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट लेसन आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें मैं आपको सब बताऊंगा। तो स्पर्म और एग सेल जो जिससे रिलेट करता है वो सेल कौन सा होता है? जर्म सेल। बस आपको इतना याद रखना है, रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो रिलेट करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, ग्रोथ के लिए जो सेल इंपॉर्टेंट होता है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं? गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो सेल इंपॉर्टेंट होता है उसे हम जर्म सेल बोलते हैं। तो गाइस बस इतना आपके दिमाग में रखो। और बॉडी के अदर पार्ट्स की ग्रोथ के लिए जो सेल इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी सेल के लिए बॉडी सेल, सोमेटिक सेल मतलब क्या होता है? बॉडी सेल। अब देखो एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर जब हम बड़े होते हैं तो हमें सबसे पहले मस्ती आती है साइकिल चलाने की। जब हम साइकिल चलाना रहता है तो हम जब सीखते हैं तो एक दो बार गिरते हैं। गिरने के बाद सपोज मुझे यहाँ पे चोट लग गया। अब चोट लगने के बाद एक क्वेश्चन सुनना ध्यान से, अगर चोट लगा और चोट लगने के बाद समझो यहाँ पे ये मेरी यहाँ की स्किन निकल गई। स्किन निकलने के बाद मुझे 15-20 दिन के बाद फिर से यहाँ पे स्किन आया, तो क्या यहाँ पे जो मेरा स्किन है वैसा ही स्किन आएगा या यहाँ पे अंग्रेजों का स्किन आ जाएगा, ब्रिटिश लोगों का स्किन आएगा? क्या यहाँ पे स्किन इंडियन लोगों का ही आएगा ना। मैं इंडियन हूं तो मैं इंडियन ही दिखूंगा, तो मेरा जैसा स्किन है वैसा ही स्किन आएगा। समझ में आएगी नहीं? दूसरे का स्किन नहीं आएगा जो मेरा स्किन है वैसा ही स्किन आएगा। तो गाइस यहाँ पे ये सब किसकी वजह से होता है? जो स्किन आता है। तो सोमेटिक सेल से कौन रिलेट करता है? तो माइटोसिस सेल डिवीजन। कौन रिलेट करता है? माइटोसिस सेल डिवीजन। अब आपको कहीं पे चोट लगा, चोट लगने के बाद अगर वहां पे रिकवरी हुआ तो बोलना कि कौन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? माइटोसिस। कौन कर रहा है? माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से वहां पे जो चोट लगा है अपने आप क्या हो जाता है? रिकवर हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे अब आपको एक डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन आपके बुक में नहीं है, तो मैं इसे बहुत ही सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे मैंने 11th के बुक से लिखा है। मोस्टली जो टॉपिक है मैंने 11th के बुक से बताया, क्योंकि 11th के बुक में अच्छे से सिलेबस में दिया हुआ है। तो माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल। देखो माइटोसिस जो डिवीजन होता है, इन विच माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड टू फॉर्म, ये देखो ये जो सेल था डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल, प्लीज ये वर्ड यूज करना, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल विच, टू आइडेंटिकल या तो टू सिमिलर डॉटर सेल विच आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल।
टू सिमिलर डॉटर सेल विच आर आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल। मतलब कि जो सिमिलर होगा ये दोनों आइडेंटिकल एक जैसे दिखाई देंगे, और वो किसकी तरह सिमिलर दिखाई देंगे, पेरेंट सेल की तरह। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 46 है, यहाँ पे भी क्या है 46 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक और चीज आपको अभी यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे मैंने लिख के नहीं दिया है, माइटोसिस के अंदर पेरेंट सेल में जितना भी क्रोमोसोम होगा उतना ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर होगा। डॉटर सेल हैविंग अ सेम क्रोमोसोम नंबर एज द पेरेंट सेल। तो डॉटर सेल के पास जो भी क्रोमोसोम नंबर होगा वो पेरेंट सेल की तरह क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन ये याद रखना, मियोसिस में हाफ हो जाता है, मैं माइटोसिस बता रहा हूं, माइटोसिस में सेम होता है, मियोसिस में हाफ हो जाता है। एंड देयरफॉर अगर ये सेम होता है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल सेल डिवीजन। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन। तो ये भी आप डिस्टिंग्विश बिटवीन में, गाइस ये पॉइंट आपको याद हो गया, माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन, मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल, रिड्यूस होता है, वहां पे 23 हो जाता है, वहां पे हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हाफ। 46 का क्या हो जाता है, 23। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको बताया कि इट इज इक्वेशनल सेल डिवीजन, इट इज क्या आएगा, मियोसिस, जो अभी हम पढ़ने वाले आगे के लेक्चर में, मियोसिस क्या आएगा, रिडक्शनल क्यों, क्योंकि वहां पे 23 हो जाता है। गाइस यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। कोई भी अगर आपको पूछा माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस का आप बता देना कि कैसे कैसे कहां पे होता है। बाद में क्या करोगे या तो बोल सकते हो माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल गेट डिवाइडेड टू फॉर्म टू डॉटर सेल, टू आइडेंटिकल या तो टू सिमिलर डॉटर सेल और विच आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। वो किसकी तरह आइडेंटिकल होगा, पेरेंट सेल की। और बट द क्रोमोसोम नंबर ऑफ डॉटर सेल आर सेम एज, किसकी तरह सेम होगा, पेरेंट सेल की तरह, ये याद रखना। बट मियोसिस में हाफ हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम क्या होता है अभी सब बताऊंगा मैं। इट इज कॉल्ड इक्वेशनल सेल डिवीजन। अब देखो आपके बुक में ना बार बार ये वर्ड आएगा आपको, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, ये भी मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया हूं, डिप्लॉइड हैप्लॉइड, डिप्लॉइड हैप्लॉइड। डिप्लॉइड 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब 2n और 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब n। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे 2 सेट होता है, जैसे कि हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में कितना 46 क्रोमोसोम है ना। अगर मेरा यहाँ पे स्किन है, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 होंगे ना। कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है कि नहीं। 23 मदर से आता है, 23 फादर से आता है, जिसके बाद हम बनते हैं। समझ में आएगी नहीं। तो अभी अगर समझो यहाँ पे अगर मुझे चोट लगा, चोट लगने के बाद क्या यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, यहाँ पे 46 आएंगे। जैसा मेरा स्किन पहले था वैसा ही दिखाई देगा। तो मतलब जो यहाँ पे स्किन बना मतलब माइटोसिस, और माइटोसिस कैसा है, डिप्लॉइड है। कैसा है, डिप्लॉइड। बट मियोसिस, जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तो मियोसिस में क्या होगा पता है, कौन आएगा, एग सेल आएगा और कौन आएगा, स्पर्म आएगा। दोनों एक दूसरे को क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, देन फर्टिलाइजेशन होता है। वो सब मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। बट दोनों अलग अलग सोर्सेज से आए। तो 23 हाफ क्रोमोसोम है ना, तो 23 यहां से आता है, 23 यहां से आता है। तो मियोसिस कैसा रहता है, हैप्लॉइड होता है। तो ये गाइस आपको याद होना चाहिए, मियोसिस कैसा रहता है, हैप्लॉइड। बाद में वो दोनों पास में आते हैं, फिर 46 हो जाता है, फिर हम बन जाते हैं। जब जाइगोट फॉर्म होता है ना, जाइगोट, जब हम अपनी मम्मी के पेट में फर्स्ट स्टेज पे रहते हैं तो हम एक पॉइंट की तरह होते हैं, उसे हम जाइगोट बोलते हैं। तो आप उतना मत, वो सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, नेक्स्ट लेसन में। डिप्लॉइड मतलब क्या होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब 2n, और हैप्लॉइड मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप बता सकते हो 2 सेट मतलब बता देना, मदर एंड फादर दोनों की वजह से हम बनते हैं। समझ में आएगी, ओके। देन ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि रीजन्स, माइटोसिस के रीजन क्या क्या है, माइटोसिस का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, सही बात है भाई। रिपेयरमेंट, जैसे साइकिल रिपेयरमेंट होती है ना, वैसे हमारे बॉडी का भी रिपेयरमेंट होता है, तो रिपेयरमेंट का भी काम करता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। समझ में, अभी आप आगे पढ़ोगे तो मियोसिस में 2 स्टेप होते हैं। तो मियोसिस का जो सेकेंड स्टेप होता है माइटोसिस ही होता है। मियोसिस माइटोसिस में कंफ्यूज मत हो जाओ, बस आप याद रखो माइटोसिस में 1 सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, और मियोसिस में 1 सेल 4 में डिवाइड होता है। वो जाने दो, माइटोसिस में 1 सेल 2 में डिवाइड होगा, मियोसिस जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अब देखो मियोसिस एक्चुअल में क्या होता है। अब ये सब चीजें आपको समझ में आ गई, ये सब रफ कर देता हूँ, सब आपको समझ में आ गई, सब लिख लेना अच्छे से। ओके, तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो,
बस ये देखो, आप सबसे पहले आपके एग्जाम में डेफिनेशन लिखोगे जो मैंने लिखाया था। डेफिनेशन के बाद आप चाहिए तो वो 46 वाला दिखा दो चलेगा। बाद में आपको फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट कौन सा बनाना है? ये वाला आपके बुक में नहीं है, बट आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है। और मेरे ऊपर भरोसा करो, फ्लो चार्ट अगर आप बनाओगे, क्योंकि मुझे एग्जाम, मैंने जहाँ जहाँ पे एग्जाम्स दिया है आपको पता है मेरे रिजल्ट के बारे में, तो मुझे अच्छे मार्क्स थे। तो मेरा मार्क्स अच्छे आने का रीजन क्या था पता है? मैं फ्लो चार्ट ज्यादा बनाता था, मैं हमेशा डायग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस करता था। तो गाइस आपसे ही मैं, ये अपने बुक में नहीं है पर आपको ये बनाना है। माइटोसिस विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कैरियोकाइनेसिस, फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस का क्या है? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। बट कैरियोकाइनेसिस हैविंग अ 4 स्टेप: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। याद बहुत ही डेंजर लग रहा है ना, मैं याद कराता हूँ। प्रीमेट याद रखो, प्रीमेट, एमएटी मैट याद होगा आपको, पीमेट क्या याद रखोगे? पीमेट क्या याद रखोगे? पीमेट, 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 पीमेट। पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज, ए मतलब एनाफेज, टी मतलब टीलोफेज। पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज, ए मतलब एनाफेज और टी मतलब टीलोफेज। याद हो गया? पीमेट, 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 याद हो गया? पीमेट। पी मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। गाइस याद हो गया आपको? ओके, तो बस आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है। अब देखो प्रोसेस कैसा होता है। मियोसिस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। पहले ये पूरा का पूरा स्टेज कंप्लीट होता है, फिर ये होता है। अब कैरियोकाइनेसिस आपके मन में आता होगा सर क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन। किसका डिवीजन? न्यूक्लियर का। आपने देखा होगा, सेल देखा होगा, उसके अंदर बीच में एक न्यूक्लियर आता है, न्यूक्लियस आता होगा, देखा होगा। न्यूक्लियस तो सुना होगा ना, बीच में रहेगा। जैसे हमारा ब्रेन होता है वैसे वो ब्रेन कहलाता है। तो समझ में आया, यहाँ पे न्यूक्लियर का जो डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब, सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब साइटोप्लाज्म जिसको नहीं समझता होगा, मैं बोलता हूँ कि जब घर पे खीर बनता है तो यहाँ बीच बीच में काजू किशमिश होता है और बीच में मिल्क होता है, पूरा का पूरा मिल्क होता है। तो जो मिल्क वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और वो क्या होता है? 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस हो गया। अगर साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। और अगर न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। एंड कैरियोकाइनेसिस पहले, सबसे पहले देखो, कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेज कंप्लीट होंगे: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। तो गाइस ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब एक एक स्टेज अपना चालू हो जाएगा। पहला प्रोफेज। आपके बुक में डायग्राम बिल्कुल भी बेकार दिया है डायग्राम, आप वो डायग्राम बनाओगे तो कुछ समझेगा ही नहीं आपको। तो देखो प्रोफेज में 2 फेज होता है। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। देखो क्रोमोजोम जो होता है, क्रोमोजोम देखो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। आपके बुक में एक डायग्राम है, तो आपके बुक में एक डायग्राम है। ये जो सेंटर, यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट होता है, किसी को पता है? 9th में हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसको? हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बनाया है सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। याद कर लेना, बुक में एक डायग्राम है, उसको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। ये ऊपर वाले आर्म को हम क्या बोलते हैं? पी आर्म। नीचे वाले आर्म को हम क्या बोलते हैं? क्यू आर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा क्रोमोजोम है। अब देखो यहाँ पे क्रोमोजोम में, अगर ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का ये एक ही क्रोमोजोम के दोनों पार्ट है ना, एक पार्ट को हम क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। क्या हम बोलते हैं? क्रोमेटिड। तो ये दोनों एक ही क्रोमोजोम के पार्ट है, तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या हम बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो मैंने ये, देखो ये दोनों को मैंने क्या बोला है? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोला है? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोला है? सिस्टर क्रोमेटिड। और ये जो सेंट्रोमियर बीच का होता है ना, अब देखो मैं इसे थोड़ा जूम करके बताता हूँ, उसके दोनों ओर ना ऐसा कुछ होता है, उसी के अंदर होता है। मैं यहाँ पे जूम करके बताया, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं हम? काइनेटोकोर। ये क्या करता है? ये दोनों को ऐसे ऐसे खींचता है। क्या करता है? ऐसे दोनों को ऐसे ऐसे दोनों को ऐसे खींचता है, खींचने का काम करता है। मतलब यहाँ पे ऐसे क्रोमोजोम यहाँ पे लगे हुए, तो दोनों को ऐसे अलग अलग करने की कोशिश करता है, खींचने का काम करता है, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये सब आपके बुक में है ही नहीं, आपको सब एक्स्ट्रा बताया हूँ, तो प्लीज ये सब चीजों को आपको याद रखना है। अब देखो क्या होता है पता है, ये जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, उसके पहले एक इंटरफेज होता है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपके बुक में ना ज्यादा कुछ है नहीं। अगर ज्यादा बता दिया ना बहुत कुछ, तो आपको लगेगा टॉपिक बहुत हार्ड है। और पर मेरा एम क्या है पता है? आपको समझना चाहिए, कोई भी चीज आपको अच्छे से समझना चाहिए। उसके पहले इंटरफेज होता है। इंटरफेज मतलब याद रखो,
अभी देखो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए कब तैयार होती है? बताओ, आप बता दो कब तैयार हो जाएगी? अगर हमारी बॉडी, अगर हमें रिप्रोड्यूस करना रहेगा, जैसे अगर समझो मैं 5 साल का रहूंगा तो मैं रिप्रोड्यूस की मेरे पास एबिलिटी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। बट जैसे ही हम 20 साल के हो जाते हैं, 18 साल, 20 साल, 22 साल के हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक और नया पावर आ जाता है। फ्री में हमें एक चीज मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाता है कि हम रिप्रोडक्शन की एबिलिटी आ जाती है हमारे पास। समझ में आया? फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो भी आप खाते हो ना तो आपको एनर्जी मिलता है। समझ में? उससे आपको एक अलग सा एनर्जी आता है, जो आपके पास एक अलग सा पावर आता है रिप्रोडक्शन का। तो हर एक चीज का एक स्टेज होता है। तो एट द एज ऑफ 22, मेरा बोलने का मतलब है कि जब 22 के पहले जब हम तैयार हो रहे थे, तो हम खा रहे थे, तैयार हो रहे थे, तो वो जो हमारा एज था वो इंटरफेस था। तो वैसे ही सेल का भी पहले क्या होता है? पहले सेल तैयार होता है, पहले ही वो रिप्रोड्यूस करने नहीं चले जाएगा, पहले तो उसको बनना पड़ेगा ना, रिप्रोडक्शन के लायक तो बनेगा ना, तो पहले उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो वो फेज को क्या होता है? आपका इंटरफेज होता है। तो आपके बुक में नहीं है तो मैं नहीं जाता हूं, आपके बुक में डायरेक्ट प्रोफेज है, मेटाफेज है, कैरियोकाइनेसिस में 4 है। पहला प्रोफेज। अब प्रोफेज में भी 2 स्टेज होते हैं। ये देखो, ये जो है, ये मैंने जो बनाया ना वो अर्ली प्रोफेज है। क्या है? अर्ली प्रोफेज है। आप 2 डायग्राम प्रोफेज में बना देना, एक अर्ली प्रोफेज और एक इसके बाद एक और डायग्राम बना देना। अभी देखो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं जानबूझ के डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाया कि आपको समझे कि प्रोफेज में आपको 2 डायग्राम बना लेना है, साथ में बना के रख लो अभी से बुक में। देखो बता दो अभी। ओके, अब देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखो आपको अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? उल्टा पुल्टा ये कैसा है? देखो ऐसे ऐसे कुछ भी है, ऐसे उल्टा पुल्टा रखे हुए, समझ में आएगी नहीं? बाद में ये क्या होगा पता है? ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंस मतलब कि यहाँ से सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आएगी नहीं? अब यहाँ से होने के बाद ये क्या हो जाएगा पता है? सबके सब एक पेयर में चले जाएंगे। दिखाई दे रहा है? जैसे कि देखो आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे बन जाएंगे। कैसे कैसे बन जाएंगे पता है? देखो मैं एक ही एग्जांपल लेता हूं। देखो देखो सबके सब ऐसे क्रोमोसोम के फॉर्म में क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। समझ में आएगी नहीं? मतलब कि जो भी यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड है वो साथ में आ जाएंगे। दिखाई दे रहा है? मैं यहाँ पे कलर यूज कर रहा हूँ, आप पेंसिल से बनाओगे, समझ में? ऐसे अलग अलग पेयर्स यहाँ पे कैसे हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। टोटल यहाँ पे अलग अलग ऐसे पेयर्स तैयार हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक ही पेयर बनाया हूँ, ऐसे अलग अलग पेयर्स आपके वहां पे कैसे हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। तो ये अर्ली फेज, देखो ये अर्ली प्रोफेज है, ये क्या है? लेट प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज के बाद जैसे ही अर्ली प्रोफेज में तो ये दिखाई देगा, अर्ली प्रोफेज में आपको ये दिखाई देगा, बाद में यहाँ पे न्यूक्लियोलस दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है? ये न्यूक्लियोलस। क्या है ये? न्यूक्लियोलस। क्या है ये? न्यूक्लियोलस। समझ में? न्यूक्लियोलस है। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये यहाँ से ये आपको सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सेंट्रियोल। याद रखना क्या है? ये सेंट्रियोल है। तो आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। और ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? ये सब याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, उसी से आपका प्रोफेज के 3 पॉइंट हो जाएंगे। आपको ज्यादा आंसर नहीं लिखना है, आपको डायग्राम प्रॉपर बनाना है। बस एग्जाम में कितना पॉइंट प्रोफेज से लिखना है? 3 पॉइंट लिखना है। 3 या 4 पॉइंट जो भी आपको आते होंगे, 2 या 3 पॉइंट आपको लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? दिखाई दे रहा है आपको अर्ली प्रोफेज में, इन प्रोफेज देयर आर 2 स्टेज, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। ये कौन सा प्रोफेज है? लेट प्रोफेज है। कौन सा है? लेट है। लेट मतलब इसके बाद स्टार्ट होगा। अब अर्ली प्रोफेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है अर्ली प्रोफेज में। और ये क्या होगा? कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंस होना, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखो सिकुड़ रहा है, देखो सिकुड़ना स्टार्ट हो रहा है। सिकुड़ने के बाद ये क्या हो रहा है पता है? पेयर में चले जाएगा। अब पेयर में किसके साथ चले जाएगा पता? पेयर सॉरी, ये अलग वाला पार्ट है। अभी जब किसके साथ आ जाएगा पता है? जैसे ही ये सिकुड़ेगा पता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड के साथ में आ जाएगा। सिस्टर क्रोमेटिड मैंने आपको बताया था कि ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। एक ही क्रोमोसोम के रहेंगे तो इसको हम क्या लेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये दोनों साथ में आ गए। यहाँ पे साथ में आने के बाद देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आपको याद रखना है प्रोफेज में क्या क्या होता है। प्रोफेज में क्या होगा? अगर आपके बुक में ये सब डायरेक्ट लिखा है, आपके बुक में अर्ली और लेट प्रोफेज नहीं लिखा है। 10th के बुक में आपके बुक में क्या लिखा है पता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपीयर। आप बाद में ये वाला भी डायग्राम आप बना सकते हो, ये वाला भी बना सकते हो। देखो ये डिसअपीयर हो रहा है,
क्या हो रहा है, ये डिसअपियर हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले ऐसा दिख रहा था, पर लेट प्रोफेज में आप देखोगे तो डिसअपियर हो रहा है। दूसरा क्या हुआ, न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस यहाँ पे इतना ब्लैक दिखाई दे रहा था, धीरे धीरे यहाँ पे कैसा हो जाएगा, हल्का दिखाई देगा। अभी देखो यहाँ पे ब्लैक ही दिखाई दे रहा है, अब देखो हल्का करता हूँ, देखो दिखाई दे रहा है, डिसअपियर हो गया। बाद में सेंट्रियोल, देखो ये बहुत ही इजी पॉइंट है। प्रोफेज में क्या करोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर एंड सेंट्रियोल स्टार्ट टू मूव इन अपोजिट पोल। ये जो होगा ना, ये दोनों अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो सेंट्रियोल यहाँ से जो थे सेंट्रियोल, वो कहाँ पे जाएंगे, अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। पोल मतलब पता है ना, यहाँ पे अर्थ होता है, अर्थ ये पोल होता है और ये इक्वेटर होता है, तो पोल पे जाना हो जाएंगे। तो आपको प्रोफेज का क्या क्या पॉइंट याद रखना, न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, और आप क्या लिखोगे बाद में, ये क्या लिखोगे आप, जो क्रोमोजोम है वो स्टार्ट टू, वो क्या हो रहा है, कंडेंस होना स्टार्ट हो रहा है, समझ में, ठीक कंडेंस। और बाद में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेंट्रियोल स्टार्ट टू मूव इन अपोजिट पोल। कहां पे जा रहा है, अपोजिट पोल जा रहा है। बस इतना ही पॉइंट आपको गाइस याद रखना है। अब क्या होता है, अब जैसे ही, अब देखो मैंने यहाँ पे एक ही एग्जांपल लिया, एक इसके अंदर का ऐसा वाला एक ले लिया है, दिखाई दे रहा है आपको, एक यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा, प्रोफेज आपको याद हो गया क्या क्या डिसअपियर हो गया है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियोलस नहीं दिखाई दे रहा, तो आप इसमें मेन पॉइंट क्या लिखोगे पता है, न्यूक्लियोलस इज कंप्लीटली डिसअपियर। ये सब पॉइंट याद रखना, न्यूक्लियोलस इज कंप्लीटली। मेटाफेज जो दूसरा पेज है उसमें न्यूक्लियोलस हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, इसके पहले तो थोड़ा बहुत पैरों के निशान दिखते थे, पर अभी इसमें कुछ नहीं देगा। तो आपको मैं पॉइंट भी बताते जा रहा हूँ, इसलिए याद रखना। बाद में कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। एंड स्पिंडल फाइबर, सॉरी उसके पहले मैंने वहां पे बताया था कि जो सेंट्रियोल है मूव टुवर्ड्स टू अपोजिट पोल। प्लीज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यहाँ पे समझ रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम हो जाएगा। अगर मुझे फास्ट बताना रहेगा लास्ट में बताता हूँ कैसे फास्ट बताते हैं। देखो यहाँ पे सेंट्रियोल जो होगा स्टार्ट टू मूव इन अपोजिट पोल, एंड सेंट्रियोल क्या होगा पता है, वो जो सेंट्रियोल रहेगा वो एंड स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू एपियर, मतलब वो डिसअपियर नहीं होगा, दिखाई देगा, वहां पे स्पिंडल फाइबर दिखाई देना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, इसी को हम स्पिंडल फाइबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि स्पिंडल फाइबर आर कंप्लीटली विजिबल। यहाँ पे कंप्लीटली आपको क्या हो रहा है, एपियर हो रहा है, पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है। दूसरा आपको न्यूक्लियोलस क्या हो रहा है, न्यूक्लियोलस इज कंप्लीटली डिसअपियर, यहाँ पे खत्म हो गया है, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आ गया है। और एक और चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे जो क्रोमोजोम्स हैं वो इक्वेटर पे आके अरेंज हुए हैं, दिखाई दे रहा है। अभी मैंने वहां पे एक ही बनाया, आप ऐसे अलग अलग बना सकते हो गाइस। यहाँ पे आपके इक्वेटोरियल पे आपके क्रोमोजोम्स आके, आपको समझाने के लिए मैंने बताया, तो ऐसे आपके जितने भी क्रोमोजोम्स होंगे वो वहां इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाएंगे, समझ में, ऐसे अरेंज हो गए। अरेंज होने के बाद मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको डायग्राम कैसा बनाना है, ये आपको समझाने के लिए। बाद में क्या होगा पता है, टीलोफेज, एनाफेज आएगा। बाद में कौन सा आएगा, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, देखो मार्कर भी काम नहीं कर रहा है, एनाफेज भी बहुत भारी है। एनाफेज में क्या होगा पता है, स्पिंडल फाइबर कंडेंस होगा। कंडेंस मतलब पता है क्या होना, कंडेंस होना मतलब कि इसकी स्पिंडल फाइबर की जो साइज है ना वो कम हो जाएगी, समझ में, ऐसा हो जाएगा। अब स्पिंडल फाइबर कंडेंस हो गया, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये दोनों है ना, ये यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे क्या है, काइनेटोकोर है, ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, रेड वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा। रेड वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, वो रेड वाला पार्ट कैसे हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। और नीचे कौन सा, रेड वाला पार्ट ऊपर चले गया, रेड वाला पार्ट कहाँ पे चले गया, ऊपर चले गया। और नीचे कौन सा पार्ट आ गया, ऐसे रेड वाले पार्ट, देखो अभी मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ, ऐसे रेड वाले जितने भी पार्ट होंगे ऊपर आ जाएंगे। और नीचे कौन सा पार्ट आ जाएगा, ब्लू वाला है। देखो ब्लू वाला पार्ट कहाँ पे खींच के चले जाएगा, ब्लू वाला पार्ट, ऐसे ब्लू वाले पार्ट कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे। ओके, समझ में आ रहा है आपको, ये नीचे आ गया। और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर ऐसी है। तो पर ये आप बस यहाँ पे क्या लिखोगे पता है, कि ये जो रहेगा, जो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रोमोजोम्स रहेगा, क्रोमोजोम्स क्या होगा, यहाँ पे क्रोमोजोम्स क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने के बाद उसके जो क्रोमेटिड्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 पार्ट्स में, और वो पोल्स के डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, मूव, दे मूव टुवर्ड्स द पोल। और स्पिंडल फाइबर स्टार्ट
क्या हो जाएगा, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट टू कंडेंस। और ये जो क्रोमोसोम्स है कहां पे चले जाएंगे, पोल्स की ओर चले जाएंगे। दिखाई दे रहा है आपको। अब ये पोल्स की ओर जाएंगे, पोल्स की ओर जाने के बाद दूसरा फेज आता है। दूसरा फेज क्या आता है, अब देखो मैं आपको अच्छे से डायग्राम बनाता हूं। आपको जो डायग्राम बनाना है, देखो आपको डायग्राम क्या बनाना है, पहला प्रोफेज, थोड़ा मैं क्लियर नहीं बनाऊंगा पर आपको जो बनाना है, देखो प्रोफेज में आप क्या बनाओगे, वो मैं आपको समझाने के लिए आपको बनाया था। आपने ऐसा बनाया और आपने ऐसा बनाया, ओके। आपको पता है इसमें डिसएपियर होता है, तो पहले एक ही बनाओ, आप दो मत बनाओ। आपने डिसएपियर दिखा दिया, ओके। आपको पता है न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस कैसा हो जाता है, डिसएपियर, डिसएपियर दिखा दिया, ओके। और इसके बाद आप क्या दिखाओगे, यहाँ पे आप ऐसा दिखा सकते हो, ओके। देखो आपने ऐसे ऐसे फॉर्म दिखाया 2-3, ओके। आपने इसको दिखाया, बाद में एक और मैं बता देता हूँ। हाँ, ये मैंने लेट प्रोफेज बनाया। हाँ, यहाँ पे मैंने ये लेट प्रोफेज बनाया। स्टार्टिंग में अगर आपको बनाना तो वैसा ही बना सकते हो। स्टार्टिंग में वो ऐसा रहेंगे, इसके अंदर ऐसे ऐसे घूमेंगे। देखो मैं इसके अंदर 2 लिया हूँ, 3-4 ले लेता हूँ। यहाँ पे एक ले लेता हूँ और एक यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके। ऐसे आप पेंसिल से मस्त बना लेना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके। तो ये आपने बना लिया। बाद में आपने यहाँ पे सेंट्रियोल्स भी है, सेंट्रियोल्स दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे एरो मार्किंग मार देना, ओके। तो गाइस यहाँ पे आप एक एक को नेमिंग दे देना। यहाँ पे लिखना कि न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसएपियर, ओके। बाद में यहाँ पे आप क्या करोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ वो आप लिख लेना। बाद में यहाँ पे क्या करोगे, ये क्या आपका सेंट्रियोल है। और बाद में बस इतना आपने दिखा दिया, ये आपका प्रोफेज हो गया, ओके। अब प्रोफेज के बाद मैंने प्रोफेज बहुत ही अच्छा बनाया, बस देखो इसके बाद आप मेटाफेज जाओगे। मेटाफेज पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा फास्ट करूंगा। अब देखो बार बार यही मार्क कर रहा हूं गाइस, थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाएगा, बट आपको बहुत सारी चीजें आप बुक में, आप बाद में आपको बुक भी मैं दिखाऊंगा। बुक में कुछ नहीं दिया है ऐसा। मेटाफेज में कैसा आएगा पता है, मेटाफेज में ये जितने भी हैं कलाकार, सबके सब कहां पे आ जाएंगे, जितने भी कलाकार है, चारों के चारों कलाकार कहां पे आ जाएंगे, चारों के चारों कलाकार, समझो ऐसे लेता हूं, सॉरी मैं डायग्राम ऐसे बना रहा हूं ना। तो चारों के चारों कलाकार देखो यहाँ पे आ जाएगा, दिखाई दे रहा है। ये ऐसा है, हाँ मैंने इसको ऐसा कर दिया है, समझ में आ रहा है, इसको टिल्ड कर दिया है। अब ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपको पता है, यहाँ पे क्या है आपका सेंट्रियोल है। बाद में यहाँ से स्पिंडल फाइबर तैयार होगा, ओके। स्पिंडल फाइबर ने इसको पकड़ लिया और ये सब के सब, ऑल दी क्रोमोसोम्स आर लाइज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। कहां पे लाइज होंगे, पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स कहां पे लाए होंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे। इक्वेटर पता है ना आपको, अर्थ के सेंटर पे यहाँ पे दिखाई देता है, तो इक्वेटर पे सबके सब जाएंगे। तो ये आपका कौन सा फेज हो गया, मेटाफेज। देखो आपको क्या बनाना है, मैं आपको डायग्राम बना के दे रहा हूँ। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब आपको पता है एनाफेज में क्या होगा। एनाफेज में क्या होगा गाइस, बताओ फास्ट, जल्दी कमेंट्स करो। एनाफेज में क्या होगा, देखो यहाँ पे डायग्राम ज्यादा नहीं है इसलिए यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ। एनाफेज में क्या होगा, ये कंडेंस हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद रेड वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा। रेड वाला पार्ट मतलब आपको समझेगा इसलिए मैंने ऐसे बनाया। और नीचे कौन सा पार्ट आ जाएगा आपका, नेक्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट आपका नीचे आ जाएगा। दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट आपका ऐसे नीचे आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है, ये कौन सा फेज हो गया आपका, एनाफेज। कौन सा फेज हो गया, एनाफेज। एनाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज है टीलोफेज। समझ में है, नेक्स्ट स्टेज कौन सा है, टीलोफेज है। टीलोफेज में क्या होगा, नेक्स्ट आपका है टीलोफेज, ओके। टीलोफेज में क्या होगा पता है, थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ, नहीं तो आपका लेक्चर लंबा हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी। देखो अब टीलोफेज में क्या होगा पता है, जो ये था, ये जो भी था, दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ही रहेगा। और ऊपर रेड था तो रेड दिखा देता हूं, और यहां से ना कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं, यहां से कुछ
डी से यहाँ से कुछ एपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको पता है ये एपियर होना जो स्टार्ट होता है उसको हम क्या होता है, और नीचे भी क्या आएगा, नीचे देखो ऐसा दिख रहा है, और यहाँ से भी कुछ एपियर होना स्टार्ट हो रहा है। क्या एपियर होना स्टार्ट हो रहा है आपको दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है आपको? ओके, ये एपियर होना स्टार्ट हुआ। एपियर होना स्टार्ट हुआ मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन टेलोफेज स्टार्ट टू एपियर होना स्टार्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है एपियर। बाद में यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी आ जाएगा, न्यूक्लियोलस भी स्टार्ट हो जाएगा एपियर, यहाँ पे भी दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिखाई देगा। और जो स्पिंडल फाइबर था वो कैसा हो गया, यहाँ पे डिसएपियर हो गया। स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, डिसएपियर हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या होगा, और दूसरी चीज जो आपका ऐसा है, अभी देखो मैंने तो यहाँ पे ऐसे बनाया ना, पर एक्चुअल में ना वो ऐसा रहता है। देखो मैंने इसके पहले आपको बनाया था, देखो ऐसा रहता है, दिखाई दे रहा है कि नहीं ऐसे। तो ये जो कॉइल था ये अनकॉइल हो जाएगा, अनकॉइल होने के बाद मतलब ये ऐसा हो जाएगा फिर से, जैसा स्टार्टिंग में था ना, जैसा स्टार्टिंग में देखो इसके पहले वाला स्टेज यहाँ पे कैसा रहेगा, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा। मैंने इसके पहले बताया ना, ये ऐसे रहेगा। ये कौन सा फेज है आपका, अर्ली वाला है, अर्ली प्रोफेज है। ऐसे था, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा आप ऐसा दिखा सकते हो, इसको आप इस फॉर्म में दिखा दो। ऊपर रेड है तो रेड वाला, आप तो रेड आप यूज मत करना, आप पेंसिल से ही करना। ओके, और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे कौन से फॉर्म में हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 था, मैंने यहाँ पे 3 बनाया तो चलता है। आप चाहिए तो यहाँ पे एक और बना लो। ओके, ओके, तो ये हो गया। बाद में देखो नीचे आपको यहाँ पे ब्लू वाला दिखाई देगा, देखो ब्लू के भी 4 दिखाई दिए। इस फॉर्म में वो कंडेंस जैसे पहले था वैसे वो फिर से वैसा ही हो जाएगा। और बाद में अब ये प्रोफेज के, ये कैरियोकाइनेसिस के चारों स्टेप हो गए। अब कैरियोकाइनेसिस के चारों स्टेप होने के बाद अब क्या आएगा आपका, साइटोकाइनेसिस। क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा गाइस, साइटोप्लाज्म क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म कैसे दो, इसके बाद का स्टेज क्या आएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये टीलोफेज में ही हो जाएगा। टीलोफेज में थोड़ा सा मैं बना देता हूँ। टीलोफेज में ना ये थोड़ा सा इसका ये जो चेंजेस है ना, ये ऐसे हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, ऐसे थोड़ा यहाँ से डिवाइड होने के दिखाई दे रहा है, ये आपका टीलोफेज हो गया। अब फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म अलग अलग हो जाएंगे। मतलब आपका यहाँ पे एक सेल दिखाई देगा और नीचे एक सेल दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है आपको। फिर यहाँ पे ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डैश था वो पूरी तरह से एपियर होगा, यहाँ पे भी एपियर होगा। यहाँ न्यूक्लियोलस आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियोलस आ गया। और जो आपके अंदर जो भी क्रोमेटिड्स से, क्रोमोजोम से हो गए, क्रोमोजोम से अब यहाँ पे 2 पार्ट में हो गए, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगी 1 सेल विच कैन बी डिवाइडेड। स्टार्टिंग में 1 सेल था, पर यहाँ पे कितना सेल मिला आपको, 2 सेल। तो गाइस ये पूरा का पूरा आपका माइटोसिस का पार्ट है। मियोसिस का पार्ट मैंने आपको पेपर के, क्योंकि मियोसिस का पार्ट बहुत बड़ा है तो मैंने आपको पेपर के ऊपर अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके बताया। तो गाइस ये आपको माइटोसिस समझ में आया। देखो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, क्या डिसएपियर हुआ। सेकंड स्टेप में ऑल दी क्रोमोसोम्स आर अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। थर्ड स्टेप में क्या होगा, दे मूव टुवर्ड्स दी पोल। एंड फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और बाद में 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगे। बाद में न्यूक्लियोलस इज आल्सो एपियर एंड लास्ट साइटोकाइनेसिस फाइनली साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो गाइज यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से समझ में आया। अब मैं एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार आप एनिमेशन के थ्रू भी देख लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा बट आपको टॉपिक ना इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 11th में जब आप जाओगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा, आपको पहले से सब चीजें आएगी। तो आपको मैं आपका टेक्स्ट बुक भी दिखाऊंगा कि कितना पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में है, क्या है आपके टेक्स्ट बुक में, प्लीज आप देखना। तो गाइस यहाँ पे आपके बुक पे दिखाई दे रहा होगा सेल डिवीजन एंड बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स। देखो यहाँ पे आपको जर्म सेल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको जर्म सेल दिखाई दे रहा होगा, सोमेटिक सेल दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। देन यहाँ पे आपको देखो डायरेक्ट स्टेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है। बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एनाफेज दिखाई देगा। एनाफेज दिखाई देने के बाद आप यहाँ पे आपके बुक का जो डायग्राम है, प्लीज़ आप गाइस उस डायग्राम को देखो। साइड में देखो डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम से आपको कुछ भी नहीं समझेगा। जो मैंने आपको डायग्राम बताया है वो डायग्राम आप बनाओ, आपको मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे भी उन लोग ने वही एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो सबके सब इक्वेटोरियल पे आ गए, दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में ऐसे थे,
तो यही सब उन लोग ने एक्सप्लेन किया, बट इतना प्रॉपरली आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप उस डायग्राम को फॉलो करो। बाद में देखो आपको टीलोफेज दिखाई देगा। देन फाइनली यहाँ पे वन सेल कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, टू पार्ट में साइटोकाइनेसिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। ओके, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो। प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ याद से वीडियो के नीचे कमेंट्स करना, तो ही मैं अगले बार से आपको और अच्छा वीडियो बना के दे सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो आपको खुद दिखाई देगा कि वीडियो के अंदर कितना मेहनत हुआ है। देन आपको प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके उतना शेयर करना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।